गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग ने शिक्षण के बारे में पढ़ा था कि शिक्षण क्या होता है, क्योंकि हमें शिक्षण मेथड पढ़ना था तो हमें शिक्षण के बारे में पता हो गया था कि शिक्षण क्या है। शिक्षण के अंतर्गत कितनी सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने तकनीकी को भी जाना कि तकनीकी क्या है, तकनीकी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व किए हम लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट आता था अवस्थाएं आती हैं, इसमें अवस्थाओं के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अवस्था के बाद हम लोग इसकी पिछली क्लास में स्तर को समझा है, यानी इसमें लेवल कितने होते हैं। लेवल आप लोग को पता है, आप लोग इसके पहले वाले क्लास में देखे होंगे कि इसमें लेवल में तीन लेवल दिया गया था, और इसमें फर्स्ट था स्मृति स्तर और सेकंड इसमें था। आप लोग को थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहते हैं पीछे, क्या थोड़ा रिवाइज कर लीजिए ताकि आप लोग को याद हो जाए कि आप लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे। ठीक है, तो सेकंड इसमें आता है अवबोध और थर्ड आता है इसमें चिंतन। और इसमें बताया था हमने, इसमें रटन प्रणाली पे ये बेस्ड होता है, यानी कि जो स्मृति पद्धति होती है, यानी जो रटने की प्रवृत्ति होती है वो स्मृति स्तर पर आधारित होता है। और सेकंड होता है अवबोध, यानी कि हम जो समझते हैं, जो समझ के सीखते हैं। और चिंतन होता है जिसमें हम तर्क वितर्क करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, वो चिंतन के अंतर्गत आता है, चिंतन स्तर पर है। और इसमें हमने बताया था कि जो स्मृति स्तर है इसको किसने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था। देखिए कहीं किसी बुक में मतलब मिलेगा आपको कि ये जो इसके प्रवर्तक है, ठीक है, तो प्रवर्तक लिखा हुआ मिलता है। लेकिन सपोज अगर प्रवर्तक नहीं देता है तो ये आप जानते रहिए थोड़ा सा कि जो भी स्मृति स्तर है या फिर अवबोध स्तर है या फिर चिंतन स्तर है, इसमें जिसका भी नाम आया, स्मृति में हर्बर्ट का नाम आया, अवबोध में मॉरिसन का नाम आया है, ठीक है, और चिंतन में जो है हंट का नाम आया है कि इन्होंने दिया है। बुक्स में मिल भी रहे हैं, लेकिन आप लोग इसको याद रखिएगा कि इस लेवल पर, तीनों लेवल पे इन्होंने जो एक मॉडल बनाया था, ठीक है, इस मॉडल की वजह से इन्हें बोला जाता है कि इसके प्रवर्तक हैं। ठीक, मॉडल मतलब कि इन्होंने स्मृति स्तर पर एक मॉडल बनाया था, एक मॉडल दिया था शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों की समस्या का समाधान के लिए। मॉरिसन ने भी एक मॉडल बनाया था, लेकिन उनका मॉडल किस स्तर पे था, अवबोध स्तर पे था। ठीक, और हंट ने जो चिंतन स्तर पे बनाया था वह जो है इनका भी मॉडल था, वो चिंतन स्तर के लेवल का था। ठीक है, तो ये बात इस कल की क्लियर हो गई है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट जो हमने बताया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचिएगा कि आप किसी एक मेथड के हैं या फिर आप किसी एक सब्जेक्ट के हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये है कि आप विज्ञान के हो, भूगोल के हो, या फिर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत किसी के भी हो, ठीक है, या उर्दू कुछ भी पढ़ते हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या आता है, शिक्षण व्यूह रचनाएं या शिक्षण व्यूह रचना। आप बहुत स्टार्टिंग से इसको सुन रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे क्या होता है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टीचिंग स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ठीक है, शिक्षण व्यूह रचनाएं। ठीक, यानी जब किसी आप इसको थोड़ा सा और बैक में जाइए, थोड़ा सा पहले, या किसी मूवी को याद करिए, ऐसी मूवी को जो ऐतिहासिक होती है, या ऐसा कोई महाभारत का जिसमें युद्ध वगैरह से संबंधित है। आप उसमें जानेंगे कि जो भी पहले राजा वगैरह युद्ध करने जाते थे वो कोई ना कोई अपना मतलब रणनीति बनाते थे, अपनी कोई ना कोई जो है ऐसा कुछ बनाते थे, चुनौतियां, ऐसा उनके सामने कुछ चुनौतियां आती थी कि उससे संबंधित तो वो इस तरह की नीति बनाते थे, ऐसी योजनाएं बनाते थे, या फिर ऐसी रणनीति बनाते थे, या फिर ऐसे कौशल का प्रयोग करते थे कि जो सामने वाला जो राजा है उसको पता भी नहीं चलता था, और वो युद्ध को जीतना भी चाहते थे या फिर जीत भी जाते थे। तो ये जो शब्द है स्ट्रेटेजी, ठीक है, यानी कि व्यूह रचना। ठीक, ये शब्द जो सबसे पहले युद्ध से ही आया है, युद्ध में ही इसका यूज हुआ है सबसे पहले, और इसी को फिर अब हम शिक्षण प्रक्रिया में यूज करते हैं। ठीक है, तो युद्ध में कैसे, यानी कि इसको हम शिक्षण व्यूह रचना को क्या क्या हम बोल सकते हैं, रणनीति बोल सकते हैं, रणनीति। ठीक है, और इसको हम योजना भी बोल सकते हैं, योजना क्या होता है, या फिर नीति, या फिर चतुराई। कहीं कहीं आपको ये चतुराई भी मिलेगा, क्योंकि चतुराई से ही संबंधित ही होता है। और कहीं कहीं इसको कौशल बोला जाता है कि यानी कि आपके अंदर कैसी स्किल्स हैं, कैसे अलग कुछ इसमें आपका कौशल है कि आप ऐसी जो है रचनाओं का निर्माण कर रहे हैं कि आप जो है कुछ बेटर कर सकते हैं, या फिर युद्ध में उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी योजनाएं सफल हो और आप उसमें बेटर कर ले जाएं। और यही सारी
प्रक्रियाएं शिक्षण में यूज होती हैं। शिक्षण में हम इन्हीं सबका यूज करके, इन एक जो है युद्ध की तरह इसका यूज करके हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि बच्चों की समस्या का समाधान आसानी से हो सके। यानी कि हमारी जो टीचिंग प्रक्रिया है, यानी जो टीचिंग प्रोसेस होता है, वो अधिक से अधिक प्रभावशाली हो, रुचिकर हो, उपयोगी हो, जिससे कि छात्र के समस्या का समाधान भी हो जाए। ठीक है, हम इसका यूज क्यों करते हैं? समस्या के समाधान के लिए। ठीक, और इसके बाद छात्र के व्यवहार में एक वांछित परिवर्तन भी हो। ठीक है, यानी कि हमारी रणनीति ऐसी हो, हमारी योजनाएं ऐसी हो कि उसके व्यवहार में क्या हो, वांछित परिवर्तन भी हो जाए। और साथ ही साथ जो शिक्षक का क्या होता है, शिक्षक भी सोचता है कि जो मैंने उद्देश्य बनाया था, मैंने आपको बताया था किसी भी शिक्षण प्रक्रिया में क्या होती है, पहले हमारे पास समस्याएं आती है, समस्याओं के लिए क्या हम कोई उद्देश्य बनाते हैं। ठीक, यही उद्देश्य यानी जो शिक्षक सोचता है कि मतलब हम ऐसे अपने शिक्षण प्रक्रिया में ऐसी रणनीति का यूज करें, ऐसी योजनाएं हम लाएं कि हमारी शिक्षण प्रक्रिया सफल हो और हम जो एक शिक्षक होने के नाते जो उद्देश्य बनाए हैं वो हमारी पूर्ति हो जाए। ठीक है, तभी तो एक शिक्षण प्रक्रिया क्या सफल होगी या फिर प्रभावशाली होगी, जिससे बच्चों का मन लगेगा। जैसे हमें आपको कुछ बता रहे हैं, हमें आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, यदि हमारा मेथड अलग रहा या ऐसी कोई हम विधि से बता रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वह शिक्षण प्रक्रिया हमारी अच्छी नहीं होगी। तो आप लोग इसका एक तरह से आप डिफिनीशन समझ सकते हैं, डिफिनीशन जान सकते हैं कि जब कोई भी शिक्षक, ठीक है, कोई भी शिक्षक अपने छात्रों की समस्या के समाधान के लिए जिन प्रविधि, ठीक है, जिन प्रविधि या फिर जिन विधि, अभी आप इसको आगे जानेंगे क्या होता है, विधि क्या होती है, प्रविधि क्या होती है, या फिर जिन शिक्षण सूत्रों, ठीक, या फिर जिन शिक्षण सिद्धांतों, ठीक है, यानी कि कोई भी शिक्षक अपने छात्रों के समस्या के समाधान के लिए जब कभी भी किसी विशेष विधि का या फिर प्रविधि का या फिर शिक्षण सूत्र का या शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करता है, जिससे कि छात्र के समस्या का समाधान आसानी से हो सके, वही क्या होती है हमारी, वही होती है शिक्षण व्यूह रचना, यानी कि टीचिंग स्ट्रेटेजी। देखिए, एक बात हमें और ध्यान देना पड़ेगा कि जो टीचिंग स्ट्रेटेजी है वो हमारे टीचिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जब तक स्ट्रेटेजी होती है हमारी अच्छी नहीं होगी और हमारी तब उतनी शिक्षण जो प्रक्रिया होती है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। जितनी बेटर होगी उतनी शिक्षण प्रक्रिया हमारी बेटर होगी, यानी अच्छी होगी, प्रभावशाली होगी और बच्चों को उतना अधिक समझ में आएगा। ठीक है, जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम ऐसे कोई टॉपिक ज्यादा पढ़ लेते हैं, ठीक है, ज्यादा पढ़ते हैं कि वो जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है और वो एग्जाम वगैरह में आता भी नहीं है, या उसमें से एक दो क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक, और कभी कभी क्या होता है हम थोड़ा ही पढ़ते हैं, ऐसी कोई टॉपिक होती है जो बहुत थोड़ा पढ़ते हैं लेकिन वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो टीचिंग स्ट्रेटेजी है कि वो हमारी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, या कौन सा आ सकता है एग्जाम में, या कौन सा यहाँ पे बेटर होगा। ठीक है, तो यानी कि इसके अंतर्गत ये भी इंपॉर्टेंट, टीचिंग स्ट्रेटेजी के अंतर्गत ये भी आएगा कि हमें टॉपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, या एक शिक्षक होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किसी स्टूडेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को ये टीचिंग स्ट्रेटेजी समझ में आ गया होगा। मतलब किसी भी छात्र की समस्या के समाधान के लिए, ठीक है, किसी भी छात्र के समस्या के समाधान के लिए जब कोई शिक्षक, ठीक, जब कोई शिक्षक जिन विधि का, ठीक, जिन विधि का, जिन प्रविधि का, जिन शिक्षण सूत्रों का, जिन शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करता है कि छात्र के समस्या का समाधान हो जाए, आसानी से हो जाए और कक्षा जो है प्रभावशाली रहे, रुचिकर रहे, वही हमारी क्या होती है, शिक्षण व्यूह रचनाएं होती हैं। ठीक, अब देखिए शिक्षण व्यूह रचनाओं के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, अब देखिए यही कहीं कहीं होता है कि लोग सोचते हैं कि जो शिक्षण व्यूह रचना है, जो शिक्षण व्यूह रचना है, ठीक है, व्यूह रचना यानी स्ट्रेटेजी जो है ये, और जो सेकंड इसमें आता है, सेकंड क्या मतलब इसके अंतर्गत जो है शिक्षण सूत्र है, शिक्षण विधि है, शिक्षण विधि, इसके बाद है इसमें शिक्षण प्रविधि, ठीक, शिक्षण सूत्र, ठीक है, और इसके अंतर्गत फिर क्या है, सूक्ष्म शिक्षण, आपने सुना भी होगा नाम, या कुछ लोगों ने सूक्ष्म शिक्षण किया भी होगा। ठीक है, और फिर आता है इसमें शिक्षण
कौशल। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है, लोग ये सोचते हैं जो शिक्षण व्यूह रचना है और जो शिक्षण विधि है ये दोनों क्या है, सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अपनी जगह अलग अलग चीजें, क्योंकि शिक्षण जो व्यूह रचनाएं है इसके अंतर्गत इतने सारे टॉपिक्स आते हैं और इतने सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, यानी कि ये देखा है शिक्षण जो विधि होती है वह जो एक छोटा सा पार्ट होता है। तो हम अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शिक्षण विधि। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा। आप किसी भी मेथड के स्टूडेंट हो, चाहे हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, भूगोल, कुछ भी हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी मेथड हो, सभी में इम्पोर्टेंट है, सभी में शिक्षण विधियां आती हैं। ठीक है, तो शिक्षण विधि यानी कि मेथड। देखिए जो मेथड होता है, मेथड जो वर्ड है यह लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। और इसका अर्थ क्या होता है? मोड। अर्थ क्या मतलब, इसका जो वर्ड है इसका मतलब निकलेगा, या अर्थ ही कह सकते हैं, इसका अर्थ है मोड, या फिर इसको वे भी कहा जाता है। मोड या वे यानी कि एक तरह इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, रास्ता, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, माध्यम। तो अब हमें लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा, इसके हिंदी से ही क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैंने बताया था कि जब हम कोई भी शिक्षण प्रक्रिया शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या हमारे पास होनी चाहिए, समस्या होनी चाहिए, और उस समस्या को की समाधान के लिए हम क्या बनाते हैं, उद्देश्य बनाते हैं। ठीक है, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए शिक्षक क्या करता है, शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करता है। ठीक, शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करने के बाद लास्ट में देखता है कि हमारी शिक्षण प्रक्रिया कितनी प्रभावशाली रही, कितनी रुचिकर रही, बच्चों को समझ में आया कि नहीं, बच्चे उससे खुश हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसमें लास्ट में क्या होता है, मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो हम इसको इसलिए बता रहे हैं कि जो ये माध्यम होता है, यानी कि जो ये मेथड है, मेथड ठीक है, ये इसी से जुड़ा हुआ है। और कैसे, देखिए हमने कोई समस्या लिया, उस समस्या की पूर्ति के लिए हमने कोई उद्देश्य बनाया। ठीक है, और उद्देश्य के बाद हम शिक्षण प्रक्रिया शुरू करते हैं। अब देखिए शिक्षण प्रक्रिया शुरू करते हैं, इसका मतलब यानी कि जब हम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस उद्देश्य को जो हमने बनाया है पहले, इसको प्राप्त करने के लिए हम जिस माध्यम से, यानी जिसके सहारे, मतलब कोई ना कोई तो सहारा होता है। ठीक है, कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, यानी कोई कोई रास्ता होता है, जिस रास्ते के द्वारा या जिस सहारे से, जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, उद्देश्य को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। यानी प्राप्त करने का मतलब क्या होता है, जो छात्र के समस्या होती है उस समस्या का क्या हम करते हैं, समाधान करते हैं। वही तो क्या होता है यहाँ पे, शिक्षण विधि होती है। इसी माध्यम को, यानी इस जो रास्ता, ये जो माध्यम, जिस माध्यम के सहारे हम उस उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, वही क्या होती है, हमारी शिक्षण विधि होती है, या फिर हम कहें इसको टीचिंग मेथड होती है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि जब कोई टीचर जो होता है किसी छात्र के, अपने किसी भी स्टूडेंट के समस्या के समाधान के लिए किसी तरीके का, मतलब या फिर जिस तरीके का, एक तरह से इसको हम क्या बोल सकते, तरीका भी बोल सकते हैं, जिस तरीके का, ठीक है, या जिस तरीके से किसी बच्चे को समझाता है, बताता है, या फिर कुछ सिखाता है, या फिर कुछ पढ़ाता है, वही जो तरीका क्या होता है, वही तरीका क्या होता है, इसमें टीचिंग मेथड होता है, यानी कि शिक्षण विधि होता है। तो आपको ये शिक्षण विधि समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब कि कोई भी शिक्षक जो होता है अपने छात्र के समस्या के समाधान के लिए जिस तरीके का प्रयोग करता है, ठीक है, यानी जिस तरीके का प्रयोग करके अपने उस बच्चे को समझाता है, बताता है, कुछ सिखाता है, ठीक है, वही शिक्षण विधियां क्या होती है, वही जो तरीका होता है वो क्या होता है, शिक्षण विधि होता है। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत हम जो है जिस विधि से, जिस तरीके से, या फिर जिस माध्यम से, या फिर जिस सहारे से अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं या अपने उद्देश्य तक पहुंचते हैं, वही जो तरीका होता है, वही माध्यम होता है, वही जो सहारा होता है, वो क्या होता है, शिक्षण विधि होता है। अब देखिए हम शिक्षण विधि में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या सबसे इंपॉर्टेंट विधि क्या पढ़ेंगे, आगमन और निगमन विधि। आपने बहुत सुना भी होगा, बहुत पढ़ा भी होगा, हो सकता है कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी हो, तो आज आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा, क्योंकि इससे सिंपल आप फिर कभी नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज के बाद फिर आप इसको भूलेंगे भी नहीं। जो आगमन और निगमन विधि की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रिक है। ठीक, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, निगमन को डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। ठीक है, आगमन और निगमन विधि। एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में इसके पहले पूछा था, सीटेट वाले में पूछा था, क्या पूछा था कि विश्लेषण, ठीक है, विश्लेषण या तर्क वाक्य या फिर उदाहरण। देखिए तीनों पूछा हुआ है, लेकिन ये जो है सीटेट का है। ठीक, एवं उदाहरण का प्रयोग किस विधि में होता है, विश्लेषण, तर्क वाक्य एवं उदाहरण का प्रयोग किस विधि में होता है, तो अभी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आते हैं किस पे, आगमन
और निगमन, आगमन और निगमन विधि। तो ये दिया किसने था? ये दोनों ही विधि किसने दिया था? अरस्तू ने। ठीक है, अरस्तू ने दिया था। अब देखिए एक चीज और इसमें है कि कहीं कहीं आपने बुक में देखा होगा कि जो आगमन विधि है इसमें लिखा हुआ आपने देखा होगा कि इसको किसने दिया है? बेकन ने दिया है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि बेकन ने दिया है। तो आप हमेशा ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो बेकन है उन्होंने आगमन विधि का प्रयोग जो है शिक्षण प्रक्रिया में, ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे ज्यादा कहिए बहुत ज्यादा इन्होंने किया है। ठीक, तो इसीलिए आधुनिक वे में या ये कहिए कि आधुनिक युग में जो इस समय आ रहा है, नए में आ रहा है, तो ये इनका नाम मिल जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने दिया था। ये अगर देने की बात आती है तो आगमन और निगमन जो विधि है उसे अरस्तू ने दिया था। यदि आपको मिलता है कहीं कहीं बेकन, तो बेकन ने केवल शिक्षण की प्रक्रिया में आगमन विधि का बहुत ज्यादा यूज किया था, इसीलिए इनका नाम लेता है। देखिए जब एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, मान लीजिए कि आगमन विधि का प्रयोग या आगमन विधि के प्रवर्तक कौन है या दिया किसने है, तो अगर इसमें नाम देता है अरस्तू का, बेकन का और भी किसी लोग का, अगर दोनों लोग का नाम रहता है तो आप क्या हमेशा लगाएंगे? अरस्तू को लगाएंगे। ठीक है, यदि बाई चांस, ठीक है, अगर अरस्तू नहीं होते हैं तो ही आप बेकन का यूज करेंगे, तो ही आप बेकन को ट्रिक करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर अरस्तू नहीं होते हैं तो, ठीक, मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि अरस्तू नहीं होंगे या फिर बेकन नहीं होंगे या फिर बेकन ही सही है या फिर अरस्तू ही सही है, दोनों ही है। ठीक, लेकिन अगर दोनों अगर होते हैं तो आप जो है अरस्तू को करिए, ट्रिक करिएगा, और अगर अरस्तू नहीं होते हैं तो ही आप बेकन को सही करिएगा। ठीक है, इसके आगे अभी आप आगमन और निगमन विधि के बारे में और डिटेल से और अच्छे से आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत ही रोचक होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगले हम क्लास में इसको हम देखेंगे कि क्या है। ठीक है, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।